हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। इस कार्यक्रम में हम आपको खबरों की तह तक ले जाने की कोशिश करते हैं और वो चीजें जानने की कोशिश करते हैं जो आमतौर पर आपको और हमें भी दूसरे सोर्सेज से नहीं मिलती। इसलिए हम कुछ जानकार लोगों से, कुछ बड़े लोगों से आपकी मुलाकात कराते हैं। अभी इजराइल फिलिस्तीन जंग, जिसे और अगर प्रिसाइज कहा जाए तो इजराइल और हमास के बीच या गजा के बीच जो जंग हुई है, वो एक बहुत ही नए किस्म के एक तरह से कुछ हालात सामने आए हैं, जिसमें हमास की तरफ से रॉकेट्स का इस्तेमाल, लॉन्ग रेंज मिसाइल 250 किलोमीटर लंबी अय्याश 250 लॉन्ग रेंज मिसाइल का इस्तेमाल, और 11 दिन के अंदर इजराइल के जरिए बगैर किसी शर्त के, जो उन्होंने ऑफिशियल ऐलान किया है, बगैर शर्त के उन्होंने सीज फायर माना है। इस सब पर बात करने के लिए मेरे साथ आज खास मेहमान है, सीरिया के जर्नलिस्ट जो दिल्ली में रहते हैं, बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट है। अब से पहले भी हमने आपकी मुलाकात कराई है डॉक्टर वाइल अव्वाद साहब से। डॉक्टर वाइल अव्वाद साहब उस इलाके को बहुत ही बारीकी से जानते हैं, क्योंकि वहीं से ताल्लुक है और इसराइल के नेक्स्ट डोर सीरिया से हैं। तो उस जो 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 कुछ वहां इसराइल की तरफ से इस पूरे इलाके में होता रहता है, उस पर भी नजर है। और अरब जो नैरेटिव है अलग अलग किस्म का, वो भी सब आपके सामने है। डॉक्टर वाइल अव्वाद साहब, वेलकम है आपका मीडिया स्टार वर्ल्ड को। आपने वक्त दिया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप ये बताइए कि जंग बंदी के बाद हमास और इसराइल दोनों तरफ से जीत के दावे किए जा रहे हैं। आपको क्या लगता है, कौन जीता, कौन हारा? बहुत बहुत शुक्रिया आपके, मेरे को दोबारा फिर बुलाया था। आप मेरे को समझ भी नहीं आया, युद्ध की बात है, कौन जीत है कौन है, तो हम लोग ये कह रहे कौन रहेगा। युद्ध भी के बाद कौन रहेगा, ये तो होना चाहिए, क्योंकि युद्ध में कोई 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 मतलब विक्ट्री है नहीं किसी को। इसलिए मैं बोल रहा हूँ दोनों को गलत बात करते, क्योंकि कोई अचीवमेंट नहीं है, सिर्फ उनकी पब्लिक डिसेप्शन जो करना चाहते हो। लेकिन इफ वी वांट टू गो, जो मीडिया में बात कर सकते हो या जो लोकल में जो सेलिब्रेशन हो रहा है, मैं आपके लिए दो सिनारियो दे देंगे। इसराइल के अचीवमेंट क्या होता, इसराइल का पूरा उनकी बैंक ऑफ टारगेट मिल गया था, उसका कम से कम 70% है उनके लगवा दिया, तो ले गया था। किलिंग ऑफ हमास सपोर्टर लीडर्स भी है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी तोड़ दिया था, काफी मतलब 14,000 घर पे तोड़ दिया था, मतलब ये 33 मीडिया हाउसेस तोड़ दिया था। 245 आदमी मर गया था, उनकी 70 है बच्चों है, 50 है औरत है, 20 का है बुद्धा लोग है, और अभी तक 2000 लोग इंजर्ड हो गया। और अभी तक आप समझ लो ये कलेक्टिव पनिशमेंट, ये इनका मेन ऑब्जेक्टिव इजरायली मिलिट्री फोर्सेस में कलेक्टिव पनिशमेंट, क्योंकि आजकल का उनका कोई हल का मसला नहीं है। देख लो आज का ये जो गजा का हमला है, आज का नहीं है, आपका याद है 2008, 2012, 2014, फिर अभी तक ये आप समझ लो 2021, कहानी एक ही है। बच्चों का मासूम वाले का बच्चों मर गया था, और इनकी ऑब्जेक्टिव एक ही चीज है, सप्रेशन ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ द पैलेस्टीनियन। उनके लिए अचीव नहीं हुआ। जब तक उनका मालूम हो गया ये तो मतलब पूरा नहीं हो सकता, और सारी दुनिया देखा कितना एट्रोसिटी, कितना ब्रुटलिटी है, पूरा मतलब ये पिक्चर देख रहे हो, पिक्चर झूठ नहीं बोल सकते। तो इसलिए प्रेशर आ गया था उनकी, तो रुक जाते। रुका दो चीज है, उनका जीत हो गया, यस, क्योंकि ये केस में जब तक यूएन सिक्योरिटी काउंसिल को मना कर दिया था, यूएस में कोई रेजोल्यूशन का सीज फायर या इजराइल कंडेमनेशन नहीं कर रहा है, तो ये जनरल असेंबली जा रहे, तो ये बंद कर दिया था। जाने से पहले आपका सीज फायर आ गया, ये पहली बार। और दूसरी बात ये है उनकी, अभी तक आप समझ लो वो तो जेल में जाना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक उनकी ऑपोजिशन भी है। जो ऑपोजिशन है, जो इजरायली वाली के पार्टी, जो सरकार बनाने के लिए, वो इम्यूनिटी बंद हो जाएगी। नेतन्याहू अगर इम्यूनिटी बंद हो गया, उनका केस चल रहा था, वो तो जेल टर्म सर्व करना चाहते, ये तो इजरायली की लॉ है। अभी तक हमास के लिए तो होता है, हमास के लिए तो क्या अचीवमेंट हो गया हमास का एक ऑब्जेक्टिव आ गया था उनके लिए, मतलब दोबारा डोमिनेंस इन गाजा स्ट्रिप, ये सबसे पहले। रेजिस्टेंस फोर्सेस में जो जो उनका जिहाद इस्लामी है और कताब कस्साम, ये लोग को उनकी काफी फायर कर दिया था इसराइल के लिए। पहले उनकी रेंज है 2
2.5 किलोमीटर और 30 किलोमीटर, आज का 300 किलोमीटर आ गया था उनका रेंज। आप ये भी समझ लो, ये फतह करते या मतलब ये फतका है जो आप समझ लो, ये तो दिवाली का मामला है, लेकिन डर लगता है साइको वॉर में शुरू हो गया था। इसलिए हमास के लिए एकदम बंद कर दिया था ये सीज फायर। क्यों? ये मैं वो सवाल पूछना चाहता हूँ, क्यों बंद कर दिया था? बंद करने के लिए सिर्फ उनकी सपोर्ट रैली करना चाहिए। अरब मुल्क में मुसलमान वाले लोग बीच आ गया था, लेकिन वो कहानी अभी तक वही है भैया। ये तो अंडर ऑक्यूपेशन, फलस्तीन इज अंडर ऑक्यूपेशन, और फलस्तीन हमास का रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, और हम PLO वाले जो फलस्तीनियन अथॉरिटी वो भी नहीं है, क्योंकि अभी तक ये इजराइल एक अचीव किया था, अभी दोनों बहुत दूर बना दिया था। जो फलस्तीनियन अथॉरिटी एक जगह है वेस्ट बैंक में, और अभी तक हमास में रहेगा, जो दोनों बराबर साथ में नहीं आएंगे, तो डिवीजन विद इन द पैलेस्टीनियन, ये तो मेन ऑब्जेक्टिव है। अगर हमको ये डर से क्या मिल रहा है, ये भी सोचना चाहते हो, हमारे के लिए क्या है, फलस्तीनियन यूनाइटेड होना चाहिए, सबको एक ही है। जो अंडर ऑक्यूपेशन, जो 1948 वाले का जो इजरायली आइडेंटिटी ले गया था, और जो हमास वेस्ट बैंक में जो और गाजा वाले लोग में साथ में आएंगे, अगर ये आदमी का लीडरशिप विजन है। लेकिन हमको देखना पड़ेगा आगे क्या बात करना चाहिए। इफ ओनली वी हैव टू वन कलर, देन इट इज डेंजरस। तो आपका कहना यह है कि कोई नहीं जीता और कोई नहीं हारा, आम आदमी का नुकसान हुआ है, आप ये कहना चाहते हैं। और ये भी आपने बताया कि इजराइल का वो मकसद पूरा हुआ कि हमास को कमजोर किया, और ये कि फिलिस्तीन के ग्रुप्स के अंदर डिवीजन और मजबूत हुआ। तो अब आपको क्या लगता है कि आने वाले वक्त में, चूंकि इस जंग में जो नई बात बताई जा रही है वो रॉकेट्स का बहुत ज्यादा इस्तेमाल फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस ग्रुप्स की तरफ से, और उसकी पहुंच पूरे इजराइल के हर इलाके तक, रेमोन एयरपोर्ट तक भी पहुंच गए, जो 220 किलोमीटर है गाजा से। तो इसमें पावर डायनामिक्स जिसे कहा जा सकता है, इजराइल के लिए ये कितनी बेचैनी की बात थी या कितनी कंफर्टेबल बात थी? क्या आम इजरायली बंकर्स में लंबे वक्त तक रहने के लिए तैयार है? क्या उसे जीत माना जाए? क्या कुछ है? देख लो, हमास का डिमांड क्या था, क्या शर्त लगा था हमास कह रहे तो अल-अक्सा में अटैक मत करना, और शेख अल जर्राह वाले जो रेजिडेंट्स है, जो फलस्तीनी वाले के मत हटार दो वहां पर, उनके घर पे बाहर फेंकने के लिए और वकेट के लिए, और इजरायली सेटलर देने के लिए, यहूदी वाला जो यूरोप से आया था। और तीसरी बात कह रहे गजा के ऊपर ये कोई अटैक नहीं करना इसराइल ने। पता नहीं हम लोग ये डील का क्या होता, सिर्फ पब्लिक के लिए दिया था, ये सीज फायर हो गया। लेकिन आज का भी है, देख लो, अल-अक्सा मॉस्क में टीयर गैस में दे दिया था, बुलेट वो बंदूक चलाते हैं इजरायली आर्मी है, और वहां पर वो जो शेख अल जर्राह का प्रॉब्लम हो रहा है, अभी तक वहां पर पूरी सीज हो गया, कोई एंट्री किसी को है नहीं। मतलब दे आर लिविंग इन गीटोज, या आप लोग वहां पर अभी तक आवाज आ रही, बहुत डर लगता है, क्योंकि सेटलर्स में उनकी हर सेटलर में इजरायली वाले का उनके हाथ में बंदूक है, और उनकी आर्मी पीछे है, उनकी कोई टच नहीं कर रहा है। लेकिन फलस्तीनी वाले का मासूम वाले लोग है वहां पर रहने वाले के लिए, उनकी ये बहुत खतरनाक है। अभी ये मैं कहना चाहता हूँ, अगर आपका कोई करना चाहिए इंटरनेशनल प्रोटेक्शन ऑफ द पैलेस्टीनियन पीपल, ये तो होना चाहिए। क्योंकि प्रॉब्लम ये है, जब तक आपका याद है ना लैलतुल कद्र में जब तक लोग नमाज कर रहे और शेख जर्राह प्रॉब्लम चल रहा है, तो हमास अटैक किया था, तो हमास वाज हेल्पिंग नेतन्याहू, इट वाज नॉट हेल्पिंग द पैलेस्टीनियन। फलस्तीनी वाली के लोग के वहां पर मासूम वाली लोग के, उसका ये प्रॉब्लम है। सारी दुनिया देखा इजराइल में क्या कर रहे वहां, क्यों लोग वहां पर आराम कर दे, नमाज कर रहे, दुआ कर रहे, और ये तो बंदूक लगा देंगे, बुलेट प्रूफ बुलेट, रबर बुलेट में, और गैस डायनामाइट फेंक देंगे के लिए उनका। इसके क्या मकसद होता? एकदम फोकस शिफ्ट किया था। लेकिन आज का यूथ की बात, जो सीज फायर के बाद हो गया था, अभी तक यहाँ पर फोकस करना चाहिए, फलस्तीनी वाले को अपराइजिंग करना चाहिए, इंटरनेशनल कमेटी इंटरफेरेंस करना चाहिए, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का केस लगाना है, इंटरनेशनल लॉ ऑफ जस्टिस में लहाई भी ले जाएंगे। ये क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी है, ये जेनोसाइड है, तो उनकी कौन से अकाउंटेबिलिटी करना चाहिए। और प्रोटेक्शन ऑफ द पैलेस्टीनियन और नो डेमोग्राफिक चेंजेस ऑफ जेरूसलम। जब तक ओस्लो अग्रीमेंट आ गया था, आपका याद है 1993
उसकी 125,000 हम लोग कह रहे थे, 1000 ये सेटलर से फलस्तीनी वाली टेरिटरी अंदर। आज क्या है, 8.5 लाख है इजरायली जूश आ गया था यूरोप में, उनकी वहां पर लगा दिया। तो आप किस कहानी बात करना चाहिए? अगर आपके लिए सिर्फ पैसा इसराइल मिल गया, और कतार में पैसा भी दे रहे, और इजिप्ट में प्रेशर लगा दिया था, और आप चुपचाप कर रहे, फिलिस्तीनी वाली सफर हो रहा है। तो ये मसला ये है, इंसाफ करना चाहिए। इसका गो बैक टू 1967 बॉर्डर और टू स्टेट सोल्यूशन, और ईस्ट जेरूशलम जो अल-कुद्स व अल-अक्सा इज द कैपिटल ऑफ पैलेस्टाइन। ये अगर नहीं था तो खत्म नहीं हो रहा। अच्छा, अब ये मैं फिर उस पर आना चाहता हूं। पावर डायनामिक्स की जो बात की जा रही है कि अब सिचुएशन बदली है, इजराइल को नए किस्म के, एक तरह से निस्बतन ज्यादा मजबूत दुश्मन का सामना है, उसे आप किस तरह से देखते हैं? क्या वाकई कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में नेतन्याहू ने उन रॉकेट्स को ड्रिजल लफ्ज का इस्तेमाल किया, बूंदाबांदी जिसे हिंदुस्तानी जबान में कहा जाता है, हल्की बारिश, उस तरह से उन्होंने कंपेयर किया। क्या वाकई इजराइल को इन रॉकेट से किसी किस्म की परेशानी नहीं हुई? तो देख लो, परेशानी है हमेशा। अगर आप पत्थर मार देंगे परेशानी है, पहले गाजा वाले के बलून करा देंगे उनकी परेशानी है। आप ये मत समझना ये तो मतलब ये दे विल डिमोलिश इजराइल, ऐसा नहीं हो सकता। इजरायली पॉलिटिक्स है मीडिया वाले के, जो नेतन्याहू अभी तक 15 साल से उन्होंने पूरा इसका केस करप्शन बाय द वे ऑन द मीडिया, मतलब उनकी काफी पब्लिक डिसेप्शन कर रहा है। वो तो हमेशा कह रहे हम लोग मुस्तदाफून फिल अर्द, हमेशा ये अरब में हम लोग फैगनी के लिए पानी का, लेकिन वो तो बिन गोरियन बोला, हम लोग नहीं बोला। डेविड बिन गोरियन खुद बोला ये तो अरब हमारे लिए, हम लोग फैगनी के लिए, दे विल थ्रो अस इन द सी, लेकिन हमको वी अडॉप्टेड दैट थिंग्स। ये आप याद रखना, आदमी का है जब तक आपका वो 107 एरोप्लेन, सारे सोफिस्टिकेटेड एरोप्लेन 107, F-16, F-15 इजरायली अमेरिकन प्लेन, और यहाँ पर रॉकेट 330 दिन में 107 एक दफा जाएंगे, 307 तीन मतलब 380 सोरती हो रहा है। आप कितना बम लगा दिया था वहां, ये आप समझ लो। ये मत सोचना ये तो मतलब, देख लो एक ही प्लेन में जो बम लगा देंगे, फेंक देंगे गाजा के ऊपर, इज इक्वल टू 1000 रॉकेट ऑफ हमास। तो क्या फर्क पड़ता? इट्स जस्ट साइकोलॉजी, कुछ नहीं है। अभी तक हमास अलग कर दिया था, बाकी वापस आएंगे तो इनहेलेशन ऑफ द रिमेनिंग ऑफ पैलेस्टाइन। ये भी ध्यान रखना, क्योंकि आजकल इजराइल की ऑब्जेक्टिव है एक ही है, द अरब्स हु एक्सेप्टेड इजरायली आइडेंटिटी। 1948 वाला जो लोग वहां पर डिवीजन हो गया था, 17 लाख लोग है वहां, 17 लाख लोग वाले उसकी आइडेंटिटी मिल रहा, मतलब सिटीजनशिप नहीं दिया। ये भी समझ लो, सेकंड और थर्ड क्लास सिटीजन जो वहीं, जो इनकी आईडी दिया। इजराइल डेमोक्रेसी इज ओनली फॉर यहूदी, हमारे लिए वो जो अरब वाले फलस्तीनी वाले का नहीं है। ये लोग दुनिया मालूम भी नहीं है ना। तो जो नेतन्याहू कह रहे क्यों उनकी मांग रहे, ये तो ईरान सपोर्ट कर रहा है। ईरान का प्लेन आ गया, ईरान का ये रॉकेट आ गया, और इजिप्ट के लिए कह रहे ईरान का रॉकेट मत रख लो, तो इजिप्ट में पैसा दे देंगे। इजिप्ट क्यों रॉकेट नहीं दे रहा है? अगर फलस्तीनी के लिए हल मसाला चाहिए, अगर आपके लिए रेजिस्टेंस सपोर्ट कर रहा है, तो ये बकवास कर रहा है यार। या अगर आपके लिए रियलिटी बात करना, ये रियलिटी है। अगर आप तो पब्लिक डिसेप्शन के लिए और प्रेशर लगा देंगे, आप दूसरी बात कर लो। ये मेरा कहानी है, मेरा कहानी वेरी सिंपल, कोई फायदा भी नहीं है। ये अगर आपके लिए रेजिस्टेंस रहेगा, आप समझ लो मोस्ट ऑफ द अरब कंट्री जॉइन हैंड विद द इंटरनेशनल कम्युनिटी, मेक पीस एज अ स्ट्रेटेजिक ऑप्शन। नहीं हो रहा, देन यू फाइट विद ऑल मींस, पीसफुल मीन एंड नॉन पीसफुल मीन। अच्छा, अभी पिछले 1-2 सालों में इजराइल ने वेस्ट बैंक को इजराइल में शामिल करने की बात कही। जेरूसलम को अमेरिका ने इजराइल की राजधानी के तौर पर कबूल किया, जिसके लिए अब से पहले 2 स्टेट सॉल्यूशन के मामले में ईस्ट जेरूसलम को आने वाले फिलिस्तीन मुल्क की राजधानी के तौर पर कहा जाता रहा। तो ऐसी हालत में जॉर्डन वैली को भी वो अपने यहाँ शामिल करना चाहते हैं। ऐसी हालत में अमेरिका या इजराइल के किसी भी वादे को फिलिस्तीनी कैसे एक्सेप्ट कर लें, या कैसे ये यकीन कर लें कि इनकी बात कोई सच होगी, जो कुछ कह रहे हैं वो बात सही, वो उस पर अमल भी करेंगे? मैं पहले आपके लिए मैप दिखाया था, ये फलस्तीनी में पहले वाला क्या हुआ,
आज का क्या रहेगा फलस्तीनी में? सफेद वाली इसराइल है और हीरा वाली के फलस्तीनी में, मतलब 5% में अभी तक। और अगर आपके कनीसत में इसराइल में जाना, ये ग्रेटर इसराइल, ये फ्रॉम यूफ्रट्स टू नाइल, मतलब सीना, जॉर्डन, सीरिया, लेबनान, नॉर्थ ऑफ सऊदी अरेबिया, इराक, पार्ट यूफ्रट्स रिवर, ये तो नया उनके माबे, ये उनकी कनीसत में लिखा है, द बॉर्डर ऑफ इसराइल फ्रॉम नाइल टू यूफ्रट्स, ये लिखा है, हमारा नहीं है, वो इजरायली लोग कह रहे हैं। लेकिन अगर हमको, मतलब वी वांटेड टू गो बाय द पब्लिक डिसेप्शन, ये हमारा रहेगा इधर। अरब लीडर्स में उनके लिए मतलब समझते नहीं, या उनका मालूम है चुपचाप रहेगा, क्योंकि उनकी कुर्सी में बात करके कोई रेजिस्टेंस से बात नहीं कर रहा है, सिर्फ उनका कुर्सी है। अगर आप कुर्सी में रहेगा तो आपके लिए ये करना चाहिए। नोबडी इज हेल्पिंग द फलस्तीनियन। हमारा ये प्रॉब्लम हो रहा है। तो फलस्तीनी का प्रॉब्लम है रहेगा, क्योंकि इट इज एन अरब इजरायली फाइट। कल का अल-अक्सा मस्क तोड़ दिया था तो आपके लिए प्रॉब्लम चल रहा था। ये मेरा कहानी है। और अगर अल-अक्सा तोड़ने के लिए आपका मुसलमान वाली एंटी इस्लामिक फोबिया, जो इस्लामोफोबिया शुरू किया था, जो वहां पर यूरोप में हो गया, और अमेरिकन भी, दे विल टेक द फुल ऑब्जेक्टिव। तो आपके टेररिज्म दोबारा आ गया, रेडिकलिज्म दोबारा आ गया। ये कहने तो हमारे लिए सिर्फ यहूदी के लिए स्टेट बनाने के लिए, कोई फलस्तीनी वाले नहीं है, कोई जॉर्डन है नहीं उनकी। आप यह 100 साल पहले जो इजरायली ज़ायनिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, जो उनकी फर्स्ट कॉन्फ्रेंस बनाया था, आप पढ़ लो, आपके लोग बोलो पढ़ लो, दिखा दो क्या है, क्या बोला, पूरा उनके 1 by 1 इम्प्लीमेंट कर दिया था, पूरा 100 साल के अंदर। अभी तक ये हो रहा है। इसलिए मेरा कोई कहानी है, आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ द इवेंट्स। हम लोग नहीं सिम्टम भी बात करने, आपका खांसी है पर ये दवाई ले लो। आप पहले कर सर्च फॉर द कोज इज ऑक्यूपेशन। भैया बार बार मैं बोल रहा हूँ, कोलोनाइजेशन, डीकोलोनाइज पैलेस्टाइन। तो बहरहाल एक दो नजरिए हैं जो नजर आते हैं इस पूरे इलाके में। एक तरफ ईरान है जो इजराइल को मुल्क के तौर पर एक्सेप्ट नहीं करता। वो ये कहता है कि हिटलर ने अगर यहूदियों के खिलाफ जुल्म किया था तो फिलिस्तीन में आकर के क्यों इन लोगों को बसाया गया, इसको पूरी तरह से वापस जाना चाहिए। दूसरी तरफ कुछ अरब मुल्क हैं जो 1967 के बॉर्डर पर वापसी की बात कहते हैं। आप भी उसी बात को कह रहे हैं। अब देखिए क्या कुछ होता है, कैसे होता है। लेकिन ये जो दो नजरिए हैं, उनमें आपको क्या लगता है, क्या ईरान कुछ बहुत ज्यादा आगे बढ़ के बात करता है, वो प्रैक्टिकल नहीं है, या क्या सूरत है? देख लो, ईरान रिवॉल्यूशन के बाद 1979 वो अमेरिका एंटी अमेरिकन बन गया था, वो एंटी इजराइल हो गया। दोनों इजराइल और अमेरिका दोनों दुश्मन बनाया था। उसी के बाद में आपका कहानी सारे दुनिया का मालूम हो गया। दूसरी बात अगर याद आपकी है, जब तक नेतन्याहू, जब तक सद्दाम हुसैन हटाने के लिए, वो खुद अमेरिका कह रहे, ये 2003 से इन्वेजन पहले, वो कह रहे बहुत अच्छा हो गया हमारा देश के लिए, हमारे लिए शांति हो जाएगी, अमान हो गया दुनिया में, ये बहुत खतरनाक है, ये हो रहा। पूरा कहानी ये तो आप यूट्यूब देख लो, जो नेतन्याहू कह रहे, मतलब ये भी कहानी आप सुन तो लो। तो ये सीरिया में आप ये भी सोचना, आजकल सीरिया में क्यों टेररिस्ट आ गया, क्यों दाइश आ गया सीरिया में, जो अलकायदा आ गया, क्यों? तो सीरिया, इराक, लेबनान, ये रेजिस्टेंस फोर्सेस है। अगर आप नेतन्याहू में गोलन के जो ऑक्यूपाइड गोलन हॉस्पिटल खोल दिया और शेकिंग हैंड विद टेररिस्ट और कह रहे हमारे लिए दाइश इज मच बेटर देन ईरान, आप ये समझ लो क्यों सीरिया में, मतलब टेररिज्म अभी सीरिया ऑन टॉप ऑफ सीरिया, द वॉर ऑन सीरिया, हर आदमी के लिए ये बम लगा दिया फटाक ऑन आवर द हेड ऑफ द सीरियन पीपल। क्यों? टू ब्रेक द रेजिस्टेंस फोर्सेस। क्योंकि आजकल अमेरिका कितना प्रेशर लगा दिया, अब्राहम अकॉर्ड और डील ऑफ द सेंचुरी। डील ऑफ द सेंचुरी क्या होता है? इज डेड। ये तो जो प्रेसिडेंट ट्रंप आ गया था, कह रहे डील ऑफ द सेंचुरी, फलस्तीनी वाली का प्रॉब्लम। आप मेरे को बताओ क्या फलस्तीनी प्रॉब्लम आप सोल्व कर दिया था? स्टेटस को, नो गन बंदूक नहीं दे रहा है, और टू स्टेट सोल्यूशन मना कर दिया था। तो आप कैसे कर रहे हो? प्रेशर लगा दिया अरब मुल्क के लिए। आप ये तो नॉर्मलाइजेशन ऑफ रिलेशन। क्यों? फॉर द पैलेस्टीनियन नहीं, एंटी ईरान, एंटी सीरिया, एंटी रेजिस्टेंस ब्लॉक, ये हमेशा ये उनका कहानी है। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर जीत हो गया, एक लेसन आ गया इजराइल के लिए और सारी दुनिया है। अगर हिजबुल्लाह डिफीटेड इजराइल इन 2006, हमास भी डिफीट कर दिया था इजराइल इन दिस वॉर। ये मेरे को याद रखना। बात मेरा कहानी है, वी शुड सपोर्ट द रेजिस्टेंस टू ऑक्यूपेशन। मैं ये कहना चाहता हूँ, हमास आ गया था जब तक 1967 ऑक्यूपेशन, इजराइल ऑक्यूपाइड
occupied Palestine, West Bank और East Jerusalem और गाजा स्ट्रिप। फिर इसके बाद जब तक इन्वेड किया था लिबानन, वो हिजबुल्लाह भी आ गया। तो देयर इज अ फोर्स अगेंस्ट ऑक्यूपेशन। ये मैं कहना चाहता हूं, इज नॉट टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, दे हैव द लेजिटिमेट राइट अंडर इंटरनेशनल लॉ। तो ईरान में सपोर्ट कर रहा है, दे आर सपोर्टिंग दिस। तो द अरब कंट्री और जो सम ऑफ द गल्फ कंट्री जो इजराइल के साथ में अभी ज्वाइन कर रहा है, इज नॉट ज्वाइनिंग बिकॉज इजराइल विल प्रोटेक्ट। तो इजराइल आर्मी कुड नॉट प्रोटेक्ट देमसेल्फ, तो कैसे, हाउ कैन दे प्रोटेक्ट द अरब? तो ये भी कहना चाहते हो, देयर हैज टू बी सम चेंजेस इन माइंडसेट। अमेरिकन में क्या मांग रहे, वी हैव टू आस्क आवरसेल्फ, ये ऑब्जेक्टिव क्या है? अगर इजरायली ऑब्जेक्टिव इन द रीजन इज डोमिनेंस ऑफ इजराइल, और अमेरिकन दो ऑब्जेक्टिव है, डोमिनेंस ऑफ इजराइल और टेल है, और दोनों खाते और दोनों बराबर कर रहा है। और हमारे अरब लीडर में क्या कर रहा है? अगर ये लोग कह रहे, अभी तक ये कह रहे, ये तो ये बंदूक आ गया, ड्रोन आ गया था, ये रॉकेट आ गया ईरान से, तो आप क्यों गुस्सा हो रहा है? आप फलस्तीनी जीत करना चाहिए नहीं कहिए, आप फलस्तीनी स्टेट मांग रहे नहीं मांग रहे, तो आप क्यों पैसे दे रहे? बंदूक दे दो, अच्छा बंदूक दे दो, हमको भी इंडिपेंडेंट मिल जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर वाइल अब्बास साहब, आपने बहुत ही अहम नुक्ते की तरफ आखिर में इशारा किया कि अरब मुल्क एक तरफ फिलिस्तीन को सपोर्ट करने की बात करते हैं लेकिन उनको मदद नहीं करते, और अगर वो मदद भी करते हैं जो अब तक कही जाती है, वो महमूद अब्बास जैसे लोगों को सपोर्ट करते हैं या इजराइल की मर्जी से उन्हें चलाने के लिए कोशिश करते हैं। जो कुछ इस पूरे खित्ते में हो रहा है ये बहुत ही अहम है। लेकिन आपने जो बात कही कि जंग में कोई नहीं जीत सकता, ना कोई जीता है, आम लोगों का नुकसान हुआ है, आम लोग मारे गए हैं, और हमास ने एक तरह से अपने आप को गजा पर एक तरह से और फिर से शायद मजबूत कर लिया है। लेकिन अभी जिस तरह से हथियार जिस तरह के इस्तेमाल किए गए उससे कुछ तब्दीली तो आई है, लेकिन आपका कहना है कि उन पर कोई फर्क नहीं पड़ता जब इतनी बड़ी एयरफोर्स उनके पास है, उसके मुकाबले में ये रॉकेट कोई खास काम नहीं कर पाते और उनका कोई खास असर नहीं होता। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर वाइल अब्बास साहब, आपने मीडिया स्टार वर्ल्ड को वक्त दिया। हम आपको कभी कभी जहमत देते हैं, बहरहाल और हमारे दर्शक आपको बहुत ही पसंद करते हैं, आपकी बात सुनना चाहते हैं, और आप हिंदुस्तानी में अपनी बात रखते हैं, इसके लिए और भी बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपके लिए और आपका लोग में जो मैं भरते हो, जो उनके यूट्यूब में मैसेज में आ रहे हैं, याद रखना, हम लोग में ना किसी के पैसा लेते, ना किसी को पैसा ले रहे, ना किसी को देना। हमारा इंडिपेंडेंट पॉइंट ऑफ व्यू है, हमको शांति चाहिए, दोनों को मुल्क में बराबर आना चाहिए, यहूदी और मुसलमान और क्रिश्चियन भी है, एक ही साथ ही है। हमको, हम हर दुनिया में एक इंसान है, तो हमको इंसान मान चाहिए। ख़त्म कर दो, हमारा ज़िंदगी में बहुत नज़दीक है और बहुत छोटा है, तो आप ये शांति, अमान और इंसाफ देना पड़ेगा हर दुनिया में। थैंक यू वेरी मच। बहुत 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 शुक्रिया। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। थैंक यू। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।